नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां ईरानी हमले के काउंटडाउन को लेकर खबर बहुत बड़ी है और हाई अलर्ट पर मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए इस वॉर फ्रंट से लगातार आ रही खबरों के बीच आज आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और कैसे अब इन खबरों के आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करेंगे कि अब हाई अलर्ट पर मिडिल ईस्ट है और ईरानी हमले के काउंटडाउन को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि जहां खबर मिडिल ईस्ट में B-52 बॉम्बर्स के पहुंचने की आई है, उसको देखते हुए ये बड़ा संकेत, बड़ी आशंका जताई जा रही है कि क्या ये खतरे का आगाज देखते हुए ही बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया है, क्योंकि अभी तक डिप्लॉयमेंट्स को लेकर खबरें आ रही हैं। उसी आधार पर एक्सपर्ट से एक सवाल इसलिए भी करेंगे क्योंकि ईरानी हमले के काउंटडाउन को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं और वहीं इसी फ्रंट पर हिजबुल्लाह जिस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है, उससे साफ हो चुका है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज को बहुत हद तक एग्रीवेट करते हुए ही ये सुनिश्चित कर रहा है कि अब सीधा इजराइल पर वार हो। वहीं अमेरिकी चुनाव और उससे जुड़ी तमाम सरगर्मियों के बीच आ रहे सर्वेस के आधार पर भी एक्सपर्ट से करेंगे सवाल, क्योंकि अब नए सर्वे के आधार पर इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने कि आखिर किस तरीके से 5 नवंबर की तारीख और मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए मिल रही चेतावनी। आपको बता दूं, चर्चा के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कोमोडोर रिटायर्ड GJ सिंह सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ हैं और प्रोफेसर राजीव कुमार भी फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है सर। शुरुआत उन बड़ी खबरों के साथ कर रही हूं जिसमें एक बार फिर से तस्वीरें अब लेबनान पर इजरायली अटैक की सामने आई हैं और हिजबुल्लाह के बेस पर IED अटैक, जहां हिजबुल्लाह के कंट्रोल बेस को तबाह करने का दावा किया गया है। तो ये वो तस्वीर है जहां हिजबुल्लाह के बेस पर IED ने एक बार फिर से बड़े हमले को दिया है अंजाम और हिजबुल्लाह के बेस जिस तरीके से अभी भी टारगेट पर हैं, उसी के तहत ये एक और तस्वीर सामने आई है और ये हिजबुल्लाह का कंट्रोल बेस बताया जा रहा है जिसे तबाह करने का दावा किया गया। लेबनान, इजराइल जिस तरीके से यहां हमलों को अंजाम दे रहा है, ये एक और लेबनान पर इजराइल का घातक अटैक और उसकी तस्वीर। और इजराइल के हाइफा में ड्रोन हमले को लेकर भी खबर आई है, जहां हिजबुल्लाह के ड्रोन को IDF हेलीकॉप्टर ने कैसे मार गिराया। देखिए, अपाचे हेलीकॉप्टर ने चेन गन से हमले को अंजाम दिया। हाइफा पर हिजबुल्लाह के 11 ड्रोन हमले हुए हैं। खबर अब आगे हिजबुल्लाह के तेल अवीव पर विध्वंसक हमले को लेकर भी है। हालांकि इजराइल के हाइफा में ड्रोन हमले की तस्वीर आप देख चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह तेल अवीव पर भी विध्वंसक हमलों को अंजाम दे रहा है और तेल अवीव के पास गिलोद सैन्य बेस पर रॉकेट से यह अटैक हुआ है। दावा यह कि रॉकेट अटैक में सैन्य बेस का एक बड़ा हिस्सा तबाह हुआ है। तो देखिए किस तरीके से इजराइल पर सीधे वार को देखते हुए ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कैसे हाइफा पोर्ट पर एक बार फिर से हमले को अंजाम दिया गया। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से तेल अवीव पर भी विध्वंसक हमले की ये वो तस्वीर है जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि रॉकेट अटैक था और इसमें सैन्य बेस को टारगेट करते हुए एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया गया है। वहीं गाजा में IDF के काफिले पर अटैक को लेकर भी खबर आई है और ये कॉम्बैट व्हीकल पर यासीन शेल से हमला बताया जा रहा है। जबालिया कैंप में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हुए अटैक की ये तस्वीर। दावा ये कि हमास के कसाम ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया है। अब तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि सड़क पर एक बार फिर से हजारों नागरिकों की मौजूदगी नजर आई है। प्रदर्शन की ये वो तस्वीर है जिसमें सरकार से बंधकों की रिहाई की मांग की जा रही है। हमास से सीजफायर डील की मांग को लेकर भी खबर है। और खार्किव में उतरी रूस की स्पेशल फोर्स को लेकर भी खबर आई है, जहां ग्राउंड ऑपरेशन के लिए नई
फ्रंट लाइन पर बैच पहुंचा है और यूक्रेनी सेना से आमने सामने की जंग की ही ये एक और तस्वीर। Давай, давай, давай. Замена! Відходьте, прикриваю. Давай, відходь, відходь. Замена! और कीव पर रूस के ड्रोन हमले को लेकर खबर आई है, जहां कीव के आसमान में शाहिद ड्रोन दिखा है और ड्रोन को निशाना बनाने से चूकी यूक्रेनी फोर्स। और अब एक हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि फुटबॉल मैच के दौरान फैंस और पुलिस में भिड़ंत की ये तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस ने फुटबॉल फैंस को ही बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। यहां तक कि बुजुर्ग फैन के चेहरे पर लात घूंसे बरसाए गए। ये देखिए, आपको बता दें जॉर्जिया और फ्लोरिडा के मैच के दौरान ये हंगामा हुआ। अब इजराइल पर हिजबुल्लाह के बहुत बड़े हमले को लेकर खबर है और इजरायली शहर हाइफा पर ड्रोन से हुआ अटैक। आपको बता दें हाइफा के आसमान में हिजबुल्लाह के ड्रोन्स नजर आए हैं और रिहायशी इलाकों से गुजरे हिजबुल्लाह के ये ड्रोन्स किस तरीके से अब बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, इसको लेकर भी करूंगी सवाल। उससे पहले जानिए किस तरीके से हाइफा में लगातार अब हिजबुल्लाह के ड्रोन्स की मौजूदगी और मूवमेंट्स को देखकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ये हाइफा में इजरायली मिलिट्री बेस पर अटैक बताया जा रहा है। खबर तो यह भी है कि रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आए हैं। हाइफा में ही रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन्स गिरे हैं। लेबनान और इराक से इजराइल पर हमले जिस तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं, उसमें हाइफा को जिस तरीके से निशाने पर लिया गया है, अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और हमले से हाइफा में जिस तरीके से अब इजरायली मिलिट्री बेस पर अटैक को लेकर खबर आई है, वहीं खबर यह कि कुछ ड्रोन्स जिस तरीके से रिहायशी इलाकों से गुजरे हैं, वहीं हिजबुल्लाह के ड्रोन्स की तरफ से इन्हीं रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया है। हाइफा में इजरायली मिलिट्री बेस पर अटैक को लेकर खबर यह है कि हाइफा में रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन्स गिरे हैं। लेबनान और इराक से जिस तरीके से इजराइल पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है हमले से हाइफा में कई जगहों पर भारी नुकसान का भी दावा। ये एक और तस्वीर अब आपके सामने है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के बड़े अटैक को लेकर खबर यह कि कई इलाकों में हमलों का एयर रेड अलर्ट सायरन भी सुनाई दे रहा है, क्योंकि अब इजराइल पर पिछले 24 घंटे में 130 रॉकेट से हमलों को अंजाम दिया गया है और हाइफा में ही 10 ड्रोन से हमले को लेकर भी खबर सामने आई है। यानी सीधे तौर पर अब जिस तरीके से इजराइल को टारगेट करते हुए हाइफा पर अटैक किए जा रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 130 रॉकेट से वार किया गया है और अब ये उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक, वहीं हाइफा में 10 ड्रोन से हमले को लेकर भी खबर है। तो हिजबुल्लाह जिस तरीके से सीधे तौर पर हाइफा को टारगेट कर रहा है, एक्सपर्ट से इसको लेकर सवाल करूंगी। उससे पहले खबर जानिए, क्योंकि हाइफा पर हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से बड़ा हमला किया है, हाइफा पर ड्रोन के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और यहां टारगेट पर इजरायली सैन्य बेस थे। हालांकि 11 ड्रोन से हाइफा पर अटैक हुए, जबकि 7 इंटरसेप्ट कर लिए गए। लेबनान के साथ इराक से भी ड्रोन और रॉकेट अटैक को लेकर इनपुट है और यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में उत्तरी इजराइल को टारगेट करते हुए खबर यह सामने आई कि 130 रॉकेट यहां दागे गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं हाइफा पोर्ट, और इसमें आपको बता दूं बख्शी सर कुछ दिन पहले मेरे सहयोगी मनीष की मौजूदगी भी थी और मनीष से भी हम यही समझने की कोशिश करते थे कि हाइफा को ही सीधे तौर पर टारगेट करने का मकसद क्या है। मेरा अब आपसे उस लेवल पर सवाल है कि क्या यही वजह है कि खुद इजराइल को भी अपनी सिक्योरिटी नॉर्म्स को रिव्यू करना पड़ रहा है, क्योंकि यह साफ हो गया कि इजराइल को टारगेट करते हुए अब रिहायशी इलाके, उसके सैन्य बेस भी इसकी चपेट में है। नहीं, बेशक देखिए हाइफा जो है
मेन इंपोर्ट टर्मिनल है इजराइल का। सारी आपकी फूड शिपमेंट्स, बाकी शिपमेंट्स यहाँ से आती हैं। तो इसको टारगेट करने का काफ़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत भी है। और वो अभी तक मिलिट्री बेस टारगेट कर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए कि हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा रहे, केवल और केवल मिलिट्री टारगेट्स पर हम हिट कर रहे हैं। इससे रूल्स ऑफ द गेम जैसे एस्टैब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, 130 रॉकेट्स और कोई 11 ड्रोन से ये जो हमला हुआ है 24 घंटे के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। वो कह रहे हैं कि कोई 7 ड्रोन मार गिराए हैं, फिर भी 4 ड्रोन्स हैव गॉटन थ्रू टू देयर टारगेट्स और हाइफा में मिलिट्री बेस को हिट कर रहे थे, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। डैमेज तो थोड़ा बहुत हुआ है इसके अंदर। अब देखिए, अंदेशा है, बड़ा नर्वसली दुनिया देख रही है इजराइल के ऊपर ईरान का पलटवार कब होगा। हमारा अंदाज था कि ये पलटवार वो टाइम करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की इलेक्शंस के साथ, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा खलल होगा, प्री ऑक्यूपेशन होगी यूनाइटेड स्टेट्स में, और ईरान सोचता है कि शायद उसको इस विंडो का फ़ायदा उठा सकता है। नंबर 2, वो इलेक्शन को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं, और हैरत की बात है, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे शांति लाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे में शायद वो जो है इलेक्शन आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो देखने की बात है। इसी टाइम फ्रेम और विंडो की जो आपने बात की है उसको देखते हुए जो दावा किया जा रहा है बख्शी सर, एक रिपोर्ट आपके सामने रखूंगी और फिर एक बार फिर से आपसे इस आधार पर सवाल करूंगी। लेकिन उससे पहले अब हिजबुल्लाह के हमले पर इजरायली पलटवार को लेकर भी खबर जानिए, जहां लेबनान में इजरायली फोर्स का ये बड़ा अटैक है और ये आईडीएफ के हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का कमांडर खबर मिल रही है। मिसाइल और रॉकेट फोर्स के कमांडर जफर खदर फऊर की मौत को लेकर खबर आई है और तायरे जहां पर लगातार बमबारी को लेकर अभी तक खबरें सामने आ रही थी, वहीं पर इजरायली बमबारी में इसकी मौत का भी दावा किया जा रहा है। तो अब एक और कमांडर जो हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया है और ये लेबनान में ही इजरायली फोर्स की तरफ से किए गए बड़े अटैक के बाद दावा किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई घंटों में हम आपको तायरे जिस तरीके से लगातार यहां पर बमबारी हो रही थी, ऑपरेशन को यहां पर चलाया जा रहा था, वहीं पर अब दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली बमबारी में मिसाइल और रॉकेट फोर्स के कमांडर की मौत हो चुकी है। हालांकि लेबनान में इजरायली कमांडो फोर्स के इस स्पेशल ऑपरेशन के बारे में भी जान लीजिए। खबर यह है कि बातरून से हिजबुल्लाह के नेवल कमांडर को पकड़ा गया है और इमाद अमहज को साथ ले गए हैं इजरायली कमांडोज। ये एक और तस्वीर अब आपके सामने है। हालांकि इजरायली नौसेना की शयातेत-13 की 2 टीम्स ने जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, ये एक सवाल करूंगी एक्सपर्ट से इस आधार पर भी, क्योंकि अभी तक टनल नेक्सस तक पहुंचते हुए भी ये तस्वीरें कुछ घंटों पहले आई थी कि किस तरीके से कुछ कमांडर्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया गया था। अब ये एक और तस्वीर सामने आ रही है जहां हम देख रहे हैं इमाद को लेकर साथ जा रहे हैं इजरायली कमांडोज। क्या इनके जरिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस भी अब जुटाने की कोशिश की जा रही है, यानी निहत्थे इन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाने का मतलब क्या है? क्योंकि हिजबुल्लाह के कमांडर्स को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, इस वक्त खबर यह है कि 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर्स पर एक्शन हुआ है और मिसाइल और रॉकेट फोर्स के कमांडर जफर खदर फऊर की मौत को लेकर खबर आई है। वहीं बातरून से हिजबुल्लाह के नेवल कमांडर इमाद अमहज को भी पकड़ा गया है। इजरायली बॉर्डर से 140 किलोमीटर की दूरी पर जिस तरीके से इस मिलिट्री ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है, जीजे सिंह सर सवाल आपसे, इजरायल की स्पेशल कमांडो यूनिट्स ने अब ऑपरेशंस को पूरा करने का तो दावा किया, लेकिन ये तस्वीरें भी सामने रख दी कि किस तरीके से ये कमांडर्स अब उनके कब्जे में हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ 2 चीजें बाहर निकल के आती हैं। एक तो ये कि जो ये पकड़े गए हैं अभी, जिनको कमांडोज ने पकड़ के इजराइल में लेके आ गए हैं, तो इनको पकड़ने से जो हिजबुल्लाह की तैयारी, कहाँ उनके स्टोरेज हैं, उनके एमुनेशन, उनके आर्म्स, उनकी ये सब जो जिसे खजीरे कहते हैं, एमुनेशन डेपोज है, वो कहाँ पे हैं और कैसे ये अभी भी फायर कर रहे हैं रॉकेट्स, उसका पता चलने की कोशिश आईडीएफ की है। मगर प्रॉब्लम तो मेन आ रही है आईडीएफ को, वो ये है कि जो ड्रोन है वो छोटे होते हैं, इनका रेडार सिग्नेचर, मतलब कि रेडार के ऊपर पकड़ में नहीं आते, तो इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर भी यूज करने शुरू किए हैं। जैसे अभी आप बता रहे थे
कि उनमें से उन्होंने कोई 7 गिरा दिए, मगर 4 जो थे फिर भी वो अंदर आ गए। और जैसे मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, जहाँ दूसरे रॉकेट्स होते हैं, वहां पे तो उनका आयरन डोम या थार जो है काम करते हैं, मगर ये इतने छोटे हैं और इनके अंदर कोई ज्यादा इतना वेपन्स भी नहीं होते, जहाँ इनके बारूद नहीं होता है इसके अंदर जो कि ज्यादा तबाही कर पाए। तो ये जो आइसोलेटेड इवेंट जिसे कह सकते हैं, ये इनके मिलिट्री बेस के ऊपर आकर, जहाँ हाइफा के अंदर खास करके, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बिना इसका एक बहुत जरूरी महत्व ये भी है कि ये जो पोर्ट है, ये सबसे नजदीक पोर्ट है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर के बीच, इन द नॉर्थ। हाइफा जो है, हाइफा में जैसे बख्शी साहब बता रहे थे, शिपमेंट्स इतने उनके आर्म्स वगैरह सपोर्ट आती है फ्रॉम अमेरिका, उनका भी एक बहुत बड़ा बेस है ये। और दूसरा स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस होते हुए ही देखा गया कि किस तरीके से हाइफा शुरू से निशाने पर रहा है, लेकिन गाजा में भी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए जिस तरीके से अंडरग्राउंड टनल्स के नेक्सस को ही खत्म करने की कोशिश की गई है, उसको लेकर भी आज एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि गाजा में ही हमास का अंडरग्राउंड वेपन फैसिलिटी, टनल के अंदर हथियार बनाने की बड़ी मशीन भी यहां मिली है और रॉकेट और लॉन्चर्स बना रहे हमास लड़ाकों को लेकर यह बड़ा इनपुट सामने आया है। हालांकि सेंट्रल गाजा में रिहायशी इलाकों के नीचे वेपन फैसिलिटी को लेकर यह खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना ने अंडरग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इसको लेकर बड़ा खुलासा भी किया है। तो देखिए किस तरीके से एक टनल नेक्सस को लेकर दोनों वॉर फ्रंट से ये खबरें सामने आ रही है, जहां हिजबुल्लाह के गढ़ में भी उसके नेक्सस को खत्म करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहीं गाजा में पूरी तरीके से रिहायशी इलाकों को भी खंडर में तब्दील करने के बाद क्यों यहां पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा था, ये सवाल किया जा रहा था। लेकिन अब ये हकीकत है जहां अंडरग्राउंड ऑपरेशंस में ही इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है। एक और खबर है और ये उत्तरी गाजा में आईडीएफ के उस बड़े ऑपरेशन को लेकर खबर है जहां हमास के 900 लड़ाके मारे गए हैं और जबालिया कैंप में 900 फाइटर्स की मौत को लेकर ये खबर सामने आई है। पिछले एक महीने में 700 फिलिस्तीनी भी यहां पर पकड़े गए हैं। पकड़े गए संदिग्धों में 300 हमास के लड़ाके बताए जा रहे हैं। अब रेड सी में इजराइल की बड़ी सैन्य मूवमेंट को लेकर भी खबर बहुत बड़ी है। ये लेबनान ईरान बॉर्डर के नजदीक पहुंचे इजरायली नेवल शिप को लेकर खबर है, जहां रेड सी में इजरायली नेवल शिप की एंट्री हो चुकी है और ये बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। इजरायली शिप 500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल से लैस नेवल शिप को लेकर खबर, और इसी शिप मूवमेंट पर इजरायली मीडिया की तरफ से किया जा रहा है बड़ा दावा। हालांकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से अमेरिका की नजर है, मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं अमेरिकी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स। अब मिडिल ईस्ट में B-52 न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स की तैनाती और कतर में अल उदैद बेस पर पहुंचे अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स को लेकर यह खबर है। टैंकर एयरक्राफ्ट भी B-52 के साथ मौजूद बताए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर की भी तैनाती। मिडिल ईस्ट में ही अमेरिका की ये बड़ी सैन्य मूवमेंट है, जहां खबर B-52 के साथ साथ KC-135 मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं, इसको लेकर आई है। 2 KC-135 विमानों की तुर्की में तैनाती को लेकर खबर है। एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर विमान है KC-135। हालांकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, क्या ये बड़ी जंग की आहट है? मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे एक्शंस को लेकर पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं, जहां डिप्लॉयमेंट को लेकर फैसले हो रहे थे, लेकिन अब तैनाती हो चुकी है। यही इस वक्त की खबर है। यानी क्या मिडिल ईस्ट में ये बड़ी जंग की आहट है? एक्सपर्ट से इसको लेकर करूं सवाल, उससे पहले मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स B-52 की तैनाती को लेकर खबर। 2 B-52 बॉम्बर्स कतर में अमेरिकी बेस पहुंचे हैं और B-52 बॉम्बर्स के साथ KC-135 विमान मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स के साथ बैलिस्टिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मौजूद बताए जा रहे हैं। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। हालांकि F-35
विमान भी मिडिल ईस्ट में तैनात बताए जा रहे हैं। अब पश्चिम मीडिया, प्रोफेसर राजन, जिस आधार पर यह दावे कर रही है, मैं उसी वर्ड को, उसी टर्म का यहां पर इस्तेमाल कर रही हूं जो बात थोड़ी देर पहले बख्शी सर ने कही। क्या ये फ्रेम ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या वो इस विंडो का इस्तेमाल करना चाहते हैं जहां अब अमेरिकी चुनाव को देखते हुए 50 घंटे का वक्त बचा है और आने वाले 48 घंटों में बड़े हमले के संकेत? देखिए सुरभि, मुझे लगता है कि वो जो नैरेटिव है कि ईरान हमला करेगा ठीक अमेरिकन चुनाव से पहले, यानी कि आपने बताया कि 50 घंटे अभी अमेरिकन इलेक्शन में बाकी हैं, मुझे लगता है कि ये पश्चिमी मीडिया का एक तरह से जो उनका एक नैरेटिव चलाया जाता है कुछ राजनीतिक कारणों से, वैसी ढंग का नैरेटिव है कि मुझे नहीं लगता है कि ईरान अभी हमले करने की स्थिति में है। पहले भी ईरान को कई मौके मिले थे, ईरान चाहता तो हमला कर सकता था, लेकिन जिस हिसाब से हमला कर सकता था वैसा उसने नहीं किया है। तो अमेरिका की इस तैनाती का क्या मतलब समझे? इसका मतलब यह समझिए कि इसका फायदा ट्रंप को होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एस्केलेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है, तो ट्रंप की पार्टी, यानी कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रंप प्रेसिडेंसी की बात कर रहा हूँ, तो उनको इनसे उनके वोटर्स ये समझेंगे कि ट्रंप ही इस युद्ध को रोक सकता है, इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकता है, तो इससे सीधा फायदा ट्रंप को मिलेगा। अब क्योंकि ट्रंप की ईरान के खिलाफ नीति हमेशा से ही जग जाहिर रही है, अब ऐसे में B-52 बॉम्बर्स की तैनाती से जाहिर सी बात है ईरान भड़केगा। ये एक और बड़ी खबर है। और अमेरिका और इजराइल को खमेनेई की ये विनाशक धमकी, जिसको लेकर खबर ये सामने आई कि अमेरिका इजराइल को करारा जवाब मिलेगा। इजराइल पर जल्द जवाबी हमला ईरान तो कर सकता है। रेजिस्टेंस फोर्स के खिलाफ कार्रवाई पर विध्वंसक प्रतिक्रिया जिस तरीके से सामने आ रही है, हालांकि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ईरान को अगर सीधे तौर पर अटैक करना होता तो वो अभी तक कर चुका होता, लेकिन इस वक्त क्योंकि अमेरिकी चुनाव को देखते हुए ये फ्रेम ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है ईरान इसको लेकर रिएक्ट कर रहा है। अब खमेनेई की ये बारूदी वार्निंग है क्या, ये भी जान लीजिए। अमेरिका इजराइल को करारा जवाब मिलेगा। अमेरिका इजराइल को खमेनेई की ये विनाशक धमकी है और ईरान और रेजिस्टेंस फोर्स के खिलाफ हमलों पर ये विध्वंसक प्रतिक्रिया जिस तरीके से सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए ही खबर हमने आपको ये बताई कि कैसे B-52 बॉम्बर्स की तैनाती से अब ईरान भड़क गया है और इजराइल में अमेरिकी सैनिक, यहां तक कि थार्ड सिस्टम को देखते हुए भी पिछले कई दिनों से ईरान रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले का अंजाम भयानक होगा, ये दावे भी किए गए हैं। अब बख्शी सर ये बात समझा दीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स अगर इस बात को मानते हैं कि अगर ईरान को सीधे तौर पर हमला करना होता तो वो कर चुका होता। मेरा सवाल उस आधार पर है, अगर अमेरिका अब तैनाती कर चुका है, सर अभी तक तो मूवमेंट्स थी, अभी तक ये देखा जा रहा था कि क्योंकि अमेरिकी बेस भी मिडिल ईस्ट में टारगेट में थे, इसलिए अमेरिका अपने स्तर पर अपनी तैयारी कर रहा था, ये दिखाते हुए कि ये एक वार्निंग है कि हमारी आप पर नजर है। अब जो तैनाती को लेकर लिया जा रहा फैसला, सर ये भी तो अमेरिका की सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट में बड़ी तैयारी देखी जाएगी। देखिए, जो अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स आ रहे हैं, KC-135 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स आ रहे हैं, ये क्लियरली एक डेटरेंस सिग्नल है ईरान को, मत करो नहीं तो हम भी बीच में आ जाएंगे। एक बड़ा क्लियर डेटरेंस सिग्नल है। ईरान की प्रॉब्लम यह है कि अब उसका लॉस ऑफ फेस हो गया है और जो शिया समुदाय है ये हमेशा इनकी जो थिंकिंग है सुसाइडल रहती है और जहां बड़ी अनइक्वल सिचुएशन हो वहां भी ये लड़ जाते हैं। मसलन करबला के युद्ध से ऑनवर्ड ये लोग ऐसा करते आए हैं। ये जहां कोई स्कोप नहीं इनके जीतने का, तब भी ये लड़ जाएंगे, चाहे ध्वंस हो जाए, विनाश हो जाए, लेकिन लड़ जाएंगे ज़रूर। तो इसके चलते रिएक्शन तो होगा। रिएक्शन पहले क्यों नहीं हुआ? मेरे अंदाज में ये जो है अपना डैमेज, बॉम्ब डैमेज असेसमेंट का जायजा लगा रहे थे कि खासतर इनके एयर डिफेंसेस को कितना नुकसान हुआ है, उसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, मेकअप करने में कितना टाइम लगेगा। और एक तीसरी इनके पास वरी है, यूज देम और लूज देम। उनको साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान जानबूझकर इनको धकेल रहा है कि ऐसी का रिटेलिएट करें तो उसको मौका मिले और दूसरी बार में वो इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, इनके पेट्रोकेमिकल इंस्टॉलेशन पे चढ़ बैठेगा, शायद अमेरिका के सपोर्ट के साथ जी। तभी ये हैवी ड्यूटी बॉम्बर्स आ रहे हैं
क्योंकि जो कि GBU जो है 279 जो कि जिसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है, जी सर। वो केवल B-52s या B-2 बॉम्बर्स कैरी कर सकते हैं। Understood, B-2 sir। बॉम्बर एक ऑलरेडी है और 2 B-52s आ गए हैं। इसका मतलब शायद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर निशाना साधने की प्लानिंग हो चुकी सर, है। अगर ये तो प्लानिंग ईरान है, को फिक्र ठीक ये है। होगा कि हाँ जी। इसके पहले कि मैं खो दूं, हाँ जी, यानी यूज देम और लूज lose देम, them। या तो सब कुछ खो दूं, मैं इनको पहले वार करने दूं तो सब कुछ जाएगा। हाँ कम जी। से कम जो मेरे पास है मैं इस्तेमाल तो कर दूं। अंडरस्टूड सर। अगर ये टाइम बाय करने की भी कोशिश की गई है, तब भी अब जो खबर आ रही है उस पर जीजे सिंह सर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि ईरान भी तो यही साबित कर रहा है कि वो डिफेंसलेस नहीं है और ये बड़ी जंग की तैयारी में ईरान को लेकर खबर है, जहां ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य मूवमेंट को लेकर दावे, ईरान में 68 जगहों पर मिसाइल मूवमेंट को लेकर खबर है, कई जगहों पर आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक डिप्लॉयमेंट, और आपको बता दें एक्सियोस की रिपोर्ट में इसको लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। तो पिछले कई दिनों से इसी तरीके से वीडियोस भी सामने आ रहे हैं और दावे ये किए जा रहे हैं कि ईरान ने भी अपने स्तर पर हमले में, इस वॉर फ्रंट में हमलों को देखते हुए बड़ी तैयारी कर ली है। फिलहाल ये वो तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ईरान में ही 68 जगहों पर मिसाइल मूवमेंट को लेकर ये खबर सामने आई है। इसमें एक और बड़ी खबर है, ईरान से जवाबी हमलों के काउंटडाउन को लेकर यह खबर समझिएगा, क्योंकि ईरान ने अब अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और करीब 65 घंटों के लिए ईरानी एयर स्पेस बंद बताए जा रहे हैं। अब 4 नवंबर से 6 नवंबर तक बंद किए गए एयर स्पेस का मतलब भी उसी टाइम ऑफ फ्रेम के आधार पर समझिए, जहां हाई अलर्ट पर ईरानी एयरबेस बताए जा रहे हैं। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि इजराइल पर एयर स्ट्राइक की तैयारी में ईरान है, क्योंकि हमले के लिए तैयार ईरान के Su-24 बॉम्बर भी हैं और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के लिए तैयार Su-24 को लेकर यह खबर है। इस बार फाइटर जेट अटैक कर सकता है ईरान, और सूत्रों के हवाले से ईरानी मीडिया इसको लेकर जो दावे कर रही है वो दावे आपको बताऊंगी। उसके बाद सिंह सर आपसे सवाल, क्योंकि अब इजराइल की इस तैयारी को देखते हुए, ईरान की इस तैयारी को देखते हुए इजराइल पर सीधे वार को लेकर Su-24 भी बताए जा रहे हैं तैयार। तो खबर है इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी में ईरान कैसे जुटा हुआ है और इस बार फाइटर जेट से अटैक कर सकता है ईरान। हमले के लिए तैयार ईरान के Su-24 बॉम्बर्स बताए जा रहे हैं। ईरान के पास करीब 30 Su-24 MK बॉम्बर्स भी हैं। ईरान के पास करीब 358 एक्टिव एयरक्राफ्ट भी बताए जा रहे हैं। इजराइल पर ईरान के 2 हमलों में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अब ये हमला होगा तो होगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल सिंह सर। और इन तस्वीरों को दिखाते हुए भी दुनिया के सामने या इजराइल को सीधे तौर पर वो बता रहा है कि हम डिफेंसलेस नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले आपने बिल्कुल कहा कि ये जो अटैक होगा ईरान की तरफ से, अगर वो करेगा तो वो सिर्फ मिसाइल्स मारेगा, जहां अपने एयरक्राफ्ट यूज करेगा। फिर प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि उनको भी रास्ते में, क्योंकि डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से ज्यादा है इजराइल पहुंचने तक, तो वहां पे उनको भी रिफ्यूलिंग, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी। क्या उनके अंदर एक क्षमता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होता है। दूसरी बात, इलेक्शन को लेकर जो मेरा विचार है वो ये है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है यूएस के अंदर, जहां इजराइल के अंदर, वो इलेक्शन को नहीं देखेगी, वो तो देखेगी कि ईरान कैसे वार करता है। तो उसके मुताबिक चाहे B-52 हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर से अपने अटैक्स को लॉन्च करते हैं, जहां फिर वो जैसे KC-135 यूज करके एरियल अटैक करते हैं ईरान के ऊपर। बिकॉज ईरान के ऊपर अगर वो रिएक्ट करता है तो इनका एक बहुत भारी हमला जो है वो तय है, क्योंकि इन्होंने उनके न्यूक्लियर साइट्स को निकालना है। दूसरा, उनका जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल क्रिपल करके उनको एक इकोनॉमिक जो है पिटफॉल के अंदर वहां डालना है, उन्होंने गरीब करना है। ये दोनों चीजें वो अपने मुंह पे रखेंगे, चाहे वहां पे ट्रंप आता है, जहां कमला हैरिस आती है, तो वो तो मिलिट्री लीडरशिप की सुनेंगे ना। उनका जो मिलिट्री इंडिपेंडेंट होती है, ऐसे राजनीतिक जो लीडरशिप उनकी मिलिट्री लीडरशिप होती है इंडिपेंडेंट होती है, ये राजनीतिक
चीजों, हाँ बाद में अगर टाइम लगता है इसके अंदर 3 महीने 2 महीने के बाद तो ट्रम्प का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जो हैरिस का इन्फ्लुएंस हो सकता है। मगर मेरा ये मानना है कि अगर ईरान जैसे फुल तैयारी पे है, वो भी अपना सर तैयारी की जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसका भी मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि एक और बहुत बड़ी खबर है और ये इजराइल पर जवाबी हमलों की बहुत बड़ी तैयारी मानी जा रही है, जहां इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की ये चेतावनी और वीडियो जारी करते हुए इजराइल को डराने की कोशिश। 14 अप्रैल 1 अक्टूबर के हमले याद दिला रहा मीडिया। ईरानी मीडिया लगातार हमलों के वीडियो भी दिखा रहा है। अब खबर इस लिहाज से भी समझिए जहां इजराइल की घेरेबंदी करने में जुटा है ईरान और जवाबी हमलों से पहले ईरान की ये वॉर डिप्लोमेसी है। इजराइल से राजनयिक संबंध खत्म करें इस्लामिक देश। इस्लामिक देशों से खमेनेई ने बड़ी अपील की है। मिडिल ईस्ट में इजराइल को अलग थलग करने का ये प्लान आखिर है क्या, इस बारे में सवाल करूंगी आपसे प्रोफेसर राजन। उससे पहले इजराइल की घेरेबंदी करने में जुटा ईरान किस मकसद के साथ, किस प्लान के तहत ये अपील कर रहा है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि इजराइल पर जवाबी हमलों से पहले ईरान की इस डिप्लोमेसी को लेकर खबर ये कि इजराइल से राजनयिक संबंध खत्म करें इस्लामिक देश और इस्लामिक देशों से खमेनेई ने जिस तरीके से ये बड़ी अपील की है। ईरान में आपको बता दें 68 जगहों पर सैन्य मिसाइल मूवमेंट को लेकर तो खबर आपको बताई, करीब 65 घंटों के लिए ईरानी एयर स्पेस को बंद रखने का भी फैसला ले लिया गया है। इसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, 4 नवंबर से 6 नवंबर जब तक ये एयर स्पेस बंद रहेंगे। हालांकि इसको लेकर एक सवाल प्रोफेसर राजन उस लिहाज से कर रही हूं, क्या इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों को एकजुट करने की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? ये मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि यही वो इस्लामिक देश हैं जो राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर हिचकिचा रहे हैं इजराइल से अपने रिश्ते खत्म करने को लेकर या उसके खिलाफ बोलने को लेकर भी। देखिए, 2 बातें सुरभि। पहली बात तो यह कि पैलेस्टीन को लेके इस्लामिक वर्ल्ड एक तरह से उसको सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहाँ पे जियोपॉलिटिक्स शुरू होता है तो वहाँ पे आप देखें कि जो पैलेस्टीन का एरिया यानी इजराइल का जो एरिया भी है उसके चारों तरफ अगर देखेंगे तो उस पर यूएस के बेसेस हैं। एक तरफ टर्की है जो कि नेटो का मेंबर है। आप जानते हैं कि जॉर्डन में है, वहाँ पे उनके बेसेस अमेरिका उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। इजिप्ट में वही हाल है। तो यह मान के चलें कि जो इस्लामिक यूनिटी की बात हो रही है वो कभी नहीं हो पाएगी। सऊदी अरब की मैं अगर बात करूं तो सऊदी अरब का संबंध आप जानते हैं कि अमेरिका से कितना अच्छा है, वहां पे बेसिस हैं। कतर में आपने बताया था अपने ही न्यूज़ में कि वहां पे अमेरिकन बी बॉम्बर्स अभी वहां पे लैंड कर रहे हैं। तो वैसे में यह एक्सपेक्ट करना कि इस्लामिक वर्ल्ड एक हो जाएंगे, मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। हाँ, ये खमेनी जरूर चाहते हैं, लेकिन खमेनी की भी जो पॉलिटिक्स है डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, उनकी कोई यूनाइटिंग पॉलिटिक्स। सऊदी अरब से उनका सीधा झगड़ा है। वो चाहते हैं कि इस्लामिक शिया वर्ल्ड जो है एक तरह से इस्लाम का सबसे बड़े लीडर के रूप में वो इमर्ज करें, और यह संभव नहीं है क्योंकि दूसरे देश जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी उसका विरोध करते हैं। तो इस्लामिक यूनिटी बिल्कुल भी संभव नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, और क्योंकि ये संभव नहीं है, क्या यही वजह है कि अब ईरानी हमले में शामिल होंगे सभी प्रॉक्सी ग्रुप? अब रिपोर्ट क्या दावा कर रही है, एक और खबर है, और ये इजराइल के खिलाफ एक साथ हमले की प्लानिंग को लेकर खबर बड़ी है, जहां ईरान के पिछले हमलों से बड़े अटैक को लेकर तो दावे किए जा रहे हैं। ईरानी सोर्सेस के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर का ये दावा आखिर है क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है, सीधे तौर पर अगर इजराइल को टारगेट करना चाहता है ईरान, तो वो अपने प्रॉक्सीज को अभी तक और ज्यादा एग्रीवेट करता हुआ नजर आया है। यही वजह है कि इजराइल में सीधे तौर पर हिजबुल्लाह भी हमलों को अंजाम दे रहा है। लेकिन इस वक्त ये जो दावे हैं, खबर है इजराइल पर हमले के लिए तैयार अल नुजबा भी है, और इराक से इजराइल पर हमले का ये प्लान तैयार बताया जा रहा है। अल नुजबा ग्रुप के कमांडर की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है। खमेनेई के आदेश का इंतजार कर रहे हैं प्रॉक्सी ग्रुप, और ईरान के संपर्क में इराकी ग्रुप भी बताए जा रहे हैं। हालांकि इराक से अब ईरान जिस तरीके से हमला फिक्स करना चाहता है, इस बारे में एक्सपर्ट से भी करूंगी सवाल। उससे पहले इस प्लान को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये इराक से इजराइल पर हमले के प्लान को लेकर खबर है, जहां इराक में मौजूद ग्रुप अल नुजबा हमले की तैयारी में है, और हमले के वक्त और लोकेशंस को लेकर ही ईरान से चर्चा को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। अल नुजबा के कमांडर के मुताबिक ईरान से संपर्क में है, ईरान से तालमेल बनाकर इजराइल पर हमले की तैयारी को लेकर एक और खबर, और ईरान का
अगला हमला और भी विकसित मिसाइलों से होगा। अब यरूशलेम पोस्ट के आधार पर जिस तरीके से यह दावा किया जा रहा है, सवाल करने से पहले एक और खबर है, क्योंकि ये क्या इजराइल पर ईरानी हमले के काउंटडाउन की शुरुआत है। अगले 48 घंटे में इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है, रिपोर्ट ये दावा कर रही है। इसीलिए आज की चर्चा की शुरुआत में हम ये सवाल एक्सपर्ट से करते आ रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले हमले की आशंका को लेकर किया जा रहा दावा सही साबित हो सकता है। इजराइल के अंदाजे से कहीं ज्यादा आक्रामक हमले को लेकर दावा किया जा रहा है। ईरानी सोर्सेस के हवाले से अमेरिकी न्यूज एजेंसी की ये एक रिपोर्ट सामने आई है। तो ईरानी बदले के काउंटडाउन को लेकर ये खबर जान लीजिए, जहां 5 नवंबर से पहले ईरान बहुत बड़े हमले की तैयारी में है और अगले 48 घंटे में किसी भी वक्त ईरानी हमला शुरू हो सकता है। अब IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नईमी की इजराइल को वार्निंग को लेकर यह खबर आई है, जहां ईरान का हमला इजराइल की सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा और ईरान का इजराइल पर हमला अचानक होगा। मैं जानती हूं प्रोफेसर राजन आपको जाना है, इसलिए एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। प्रॉक्सीज को एग्रीवेट करते हुए क्या इजराइल को उलझाने की एक और कोशिश? जी देखिए, ये तो पहले से कोशिश जारी है कि उसके जितने भी प्रॉक्सीज हैं ईरान के, चाहे वो सीरिया में हो या फिर हमास के रूप में या फिर लेबनान में आपने देखा, और हूती में, यमन में भी, उनको एक जो इस्लामिक यूनिटी की बात कर रहा है, अगर तो उसी यूनिटी की बात कर रहा है, इसके जो प्रॉक्सीज हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी हद तक प्रॉक्सीज उनके साथ है। लेकिन प्रॉक्सी भी चाह रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि अब जिस ढंग से लेबनान का में हिजबुल्लाह पे अटैक हो रहे हैं, लेकिन ईरान पूरी तरह से अभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है। आपने देखा पहले जो 2 अटैक्स हुए थे उसको ईरान ने पहले ही बताया कि हम अटैक करेंगे, अभी लेकिन यह बोल रहा है कि उसमें कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दे रहा है ईरान। तो मुझे लगता है कि अभी वो प्रॉक्सीज को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है और एक तरह से इजराइल को धमकाने की कोशिश कर रहा है और उनकी जो अपनी जनता है उनको भी बताने की कोशिश कर रहा है कि हम बदला लेंगे, लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम फ्रेम कब लेंगे यह कहना बहुत ही मुश्किल है। और ये बात तो थोड़ी देर पहले बख्शी सर भी कह रहे थे कि चाहे वो लूज कर जाए लेकिन अचानक ऐसे हमलों को अंजाम देता जरूर है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्रोफेसर राजन। मैं जानती हूँ आपको जाना था। अब आगे खबर पर सवाल बख्शी सर आपसे भी इसी लिहाज से होगा क्योंकि ईरान को अब अमेरिका की एक डायरेक्ट वार्निंग को लेकर खबर है, जहां हमले का बेहद गंभीर नतीजा भुगतने की बात कही जा रही है और ईरान पर हमला करने में संकोच भी नहीं करेंगे। ईरान को नहीं हो किसी तरह का कोई भी भ्रम। यूएन में ईरान को ये अमेरिकी चेतावनी है, तो अमेरिका की ईरान को वार्निंग को लेकर फिलहाल जो खबर सामने आ रही है ये भी जान लीजिए, क्योंकि ईरान को इजराइल पर हमला ना करने की चेतावनी एक बार फिर दोहराई गई है। ईरान ने अगर हमला किया तो आत्मरक्षा की कार्रवाई तो करेंगे ही। ईरान इस भ्रम में ना रहे कि कार्रवाई नहीं होगी। ईरान इजराइल के बीच सीधा गोलीबारी का अंत होना चाहिए। यूएन में अमेरिका ने ईरान को अंजाम भुगतने की ये जो वार्निंग दे दी है, इस लिहाज से हम लगातार चर्चा भी करते आए हैं और ये खबर उस लिहाज से अब I should say we can connect the dots बख्शी सर, कि कैसे मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए अमेरिका ने ये तैनाती कर दी, किस तरीके से अमेरिका बार बार वार्निंग्स भी देता आ रहा है, क्योंकि ये संकेत साफ तौर पर मिल गए हैं कि और ज्यादा मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सीज को वो अपने साथ यूनाइट करते हुए सीधे एक साथ इजराइल पर हमले की तैयारी में है। ना बेशक, देखिए मैं बता रहा हूं कि ये प्लान, कंटिंजेंसी प्लानिंग पहले से हो चुकी है। इजराइल के हमले के पहले, इजराइल के हमले में अमेरिका ने बहुत दबाव डाला कि हम एस्कलेशन नहीं चाहते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान, आप कोई न्यूक्लियर टारगेट, कोई पेट्रोकेमिकल टारगेट हिट ना करें। और इजराइल ने अमेरिका की बात मान ली है। उसने पहले फेज में केवल मिलिट्री टारगेट्स पर हिट किया, बट किन मिलिट्री टारगेट्स पर? उसने जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, एयर डिफेंस रडार, 4 S-300 बैटरीज, इनको निकालने की कोशिश की है। एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर पे साइबर अटैक और काइनेटिक अटैक दोनों किए हैं। जो कि मिसाइल फ्यूल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं 2, उनको हिट करने की कोशिश की। ड्रोन फैक्ट्री को हिट करने की कोशिश की। रॉकेट स्टोरेज साइट शिराज में, उसको हिट करने की कोशिश की। मतलब उसका प्लानिंग ये थी कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो फेज 1 में हम उसके एयर डिफेंसेस को डिग्रेड करेंगे सियाड से, डियाड से, और फेज 2 में अगर ईरान ने जवाब दिया तो हम पहले से तैयार हैं अमेरिका के साथ मिलकर। अब हम टूट पड़ेंगे उसके न्यूक्लियर प्लांट्स पे, उसके जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं। सवाल यह है साहब कि ऐसे में ईरान क्या करेगा?
हाँ जी। मैं तो डूबूंगा सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबूंगा, उसका यही रवैया रहेगा। और हो सकता है अगर इतना भारी पलटवार उस पे हो जाए तो अपने बचे खुचे जो भी मिसाइल उसके पास हैं वो सारी पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई में उनको जला देगा। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा ताकि दुनिया में गदर हो, गफलत हो और दुनिया में ऑयल की प्राइसेस आसमान को पहुंच जाए, इकोनॉमी इसको हिट हो। हम तो डूबेंगे, तुमको लेकर डूबेंगे, यही उसके पास एक विकल्प है। और यही वजह है सर, अमेरिका भी चाहता था कि किसी तरीके से ऐसा अमेरिका के साथ सिर्फ एक बातचीत के जरिए भी समझाया जा सके कि उसकी ऑयल रिफाइनरीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट ना करे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए अमेरिका की भी इस पर नजर तो है। लेकिन अब कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये एक सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका में करीब 50 घंटे बाद राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग और ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे की टक्कर को लेकर इस वक्त की खबर। आपको बता दें 7 स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त का दावा किया जा रहा है। एटलस इंटेल के इस सर्वे में ये बड़ा दावा किया गया है। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन के 34 वोटों के लिए जोर आजमाइश को लेकर भी खबर सामने आ रही है। तो ट्रंप और हैरिस में जिस तरीके से कांटे की टक्कर चल रही है उसको लेकर लेटेस्ट सर्वे में क्या दावे हो रहे हैं, यही इस वक्त खबर आपके सामने। क्योंकि ये एक और सर्वे के आधार पर डिटेल इनपुट, जहां ताजा सर्वे में 7 स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त का दावा किया जा रहा है। इसमें नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप को 3.4 अंकों की बढ़त बताई जा रही है, जबकि जॉर्जिया में +2.5 से ट्रंप आगे चल रहे हैं। वहीं एरिजोना में भी +6.5 के साथ ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ नेवादा में भी 5.5 के गेन के साथ ट्रंप आगे हैं। वहीं 1% का एक गेन ट्रंप को विस्कॉन्सिन में भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। मिशिगन में भी ट्रंप 1.5 के गेन के साथ आगे बताए जा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में भी 1.8 का गेन ट्रंप के फेवर में है। तो ट्रंप के पास राष्ट्रीय स्तर पर 2 अंकों की बढ़त सर्वे के आधार पर इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। 7 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप और हैरिस ने जिस तरीके से जोर लगाया हुआ है, 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए फिलहाल इन सर्वेस को लेकर ये बड़े दावे, जहां जीत के लिए चाहिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट। और जिस तरीके से ये एटलस इंटेल सर्वे के आधार पर दावा किया जा रहा है, सिंह सर आप इसको किस लिहाज से इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि स्विंग स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, जैसे आपने कहा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो ट्रंप है वो ज्यादा डिपेंड कर रहा है व्हाइट सुपरमेसी के ऊपर। अच्छा जी। क्योंकि अगर इनकी कमला हैरिस की बैकग्राउंड को देखें तो वो शी कम्स फ्रॉम जमैका, तो उसका जो एक्सेंट है जो ट्रंप का वो यही है कि जो वहां की व्हाइट वो वोट्स हैं वो दोबारा उसके हाथ में आ जाएं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कांटे की टक्कर है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लास्ट मोमेंट के अंदर कौन किसको वोट डालता है ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। मगर मेरी तो यही मानना है कि ट्रंप जो जिस तरीके से बोलता है कि हम अमेरिका क्रिमिनल इन्वेजन से बचाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो तो उससे ऐसे लग रहा है कि दे वांट टू मेंटेन द व्हाइट सुप्रीमेसी इन अमेरिका। दे डू नॉट वांट immigrant coming from African background to be the president, and that also a lady, because this is the first time एक महिला जो है वो वहाँ की राष्ट्रपति बनेगी। बिल्कुल, मेरा ये है कि देखते हैं कैसे होता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, ये खबर भी जरा सुनिएगा, क्योंकि अमेरिकी कारोबारी वॉरेन बफे ने अब नकदी स्टॉक बढ़ा लिया है। 325 अरब डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर कैश रिजर्व बताया जा रहा है। अस्थिर चुनाव से पहले बढ़ाया गया नकदी स्टॉक। बफे ने तीसरी तिमाही में बेचे एप्पल इंक के शेयर और एप्पल में 1/3 कम हुई बर्कशायर हैथवे की हिस्सेदारी। इस खबर को इंफॉर्मेशन के साथ साथ समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वॉरेन बफे ने जिस तरीके से नकदी स्टॉक बढ़ाया है उसको लेकर खबर यह है कि अमेरिका में अस्थिर चुनाव से पहले बढ़ाया गया ये नकदी स्टॉक जो 325 अरब डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर कैश रिजर्व है। चुनाव नतीजों पर बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे की नजर है। बाजार क्रैश होने पर कैश सप्लाई बढ़ा सकता है बफे का ये नकदी स्टॉक।
और वॉरेन बफे ने तीसरी तिमाही में एप्पल इंक के 25% शेयर बेचे हैं। एप्पल में 1/3 कम हुई बर्कशायर हैथवे की हिस्सेदारी। अब न्यूज़वीक इसको लेकर फिलहाल ये दावे कर रही है, लेकिन अमेरिकी चुनाव में दिग्गजों ने जिस तरीके से पूरी ताकत झोंकी हुई है, खबर है कमला हैरिस के लिए कैंपेन में जो बाइडेन तो जुटे हुए ही हैं, स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया में वोट मांग रहे हैं। कमला हैरिस और टिम वॉल्स को जिताने की अपील और ट्रंप के खिलाफ अमेरिकियों को कैसे एक बार फिर से बाइडेन आगाह करते नजर आए हैं। अब बख्शी सर, एक रिस्पॉन्स इस पर आपका भी चाहूंगी। जाहिर सी बात है अमेरिका चुनाव पर आपकी भी नजर है, और जो बाइडेन फिलहाल जिस तरीके से ट्रंप की छवि के बारे में दुनिया के बीच में, पूरे अमेरिकन के बीच में उनके बयानबाजी के आधार पर अटैक कर रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं आपको लगता है ट्रंप की अभी तक की नीतियों के खिलाफ आवाज एकजुट करने की ही कोशिश है? देखिए, वो कुछ भी कर ले, मेरा बड़ा विश्वास है प्रोफेसर मीर शाइमर, वो बड़े ठहरे हुए एक एनालिस्ट हैं वहाँ पे, और उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है कि कांटे की टक्कर तो है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। मैं एक भारतीय होने के नाते मैं देखना चाहूँगा कि हमको किसका फायदा होगा। ठीक है साहब, और हमको तो देखिए जो बाइडेन साहब हैं वो लगता है अपने आखिरी फेज में सटिया गए थे, और जितना उन्होंने भारत को नुकसान करने की कोशिश की है वो तो मतलब हैरत की बात है। बांग्लादेश में कू कर दिया, खालिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो बे ऑफ बंगाल में सेंट मार्टिन आइलैंड्स एज अ बेस चाहते हैं, वो म्यांमार बॉर्डर पे कुकी लैंड बनाना चाहते हैं। अरे साहब, अगर ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? तो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया भारत के प्रति ज्यादा फ्रेंडली है। वो मोदी जी को माय गुड फ्रेंड मोदी जी कह के बोल रहे थे, और वो कह रहे थे कि वो जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, वही केवल एक है कैंडिडेट जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। हालांकि देखिए, हमारी जो मोहतरमा कमाला हैरिस हैं, उनका माँ की तरफ से भारतीय मूल की हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। बांग्लादेश उन्होंने अपनी बचपन की एक तस्वीर वैसे शेयर करी है कमला हैरिस ने भी। सिंह सर, एक सवाल मैं आपसे उस लिहाज से कर रही हूँ क्योंकि ये जो 325 अरब डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर कैश रिजर्व बताया जा रहा है, चुनाव नतीजों पर बफे की कंपनी की जिस तरीके से नजर है, बाजार क्रैश होने पर कैश सप्लाई बढ़ा सकता है बफे का ये नकदी स्टॉक, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें फिर स्पेकुलेशन आ जाती है, क्योंकि ये जो वॉरेन बफेट है, इसका जो अंदाजा है ये है कि जो ट्रंप है वो जीत जाएगा, और उसके साथ बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन, वो हमेशा चीज को डील की तरह देखता है। जैसे उनके पहले एनएसए जो थे वो कहते हैं हर चीज को, कोई पॉलिटिकल हो, कोई वॉर का, कुछ वो डील समझते हैं। तो उसको देखते हुए ऐसे लग रहा है कि इन्होंने स्पेकुलेशन के अंदर इसका जो है वो काफी बढ़ा दिया है रेट, और मगर ये क्रैश भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्रैश जो होते हैं ये दुनिया में होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कभी तो मार्केट क्रैश नहीं होती। ये तो एक मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स है कि एवरी 20 इयर्स और 25 ईयर एक बार तो क्रैश होता ही है, कुछ ना कुछ ऐसी हालात हो जाते हैं दुनिया के अंदर। बिकॉज इस कोई पक्के तरीके से नहीं कह सकते, जैसे कहावत है कि इट इज नॉट ऑलवेज द swift who wins the race, chance and time matters. Yeah, but who will win the race? We'll see in after few hours. अभी फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।